उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा का एक गांव लगता है ढक्का। 17 नवंबर 2025 की शाम यहां पर हापुड़ से एक बारात आई थी। उस बारात में आराम से तैयारी चल रही थी। लोग खाना खा रहे थे, लोग एक दूसरे से मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे। कुछ जिम्मेदार लोग आपस में एक दूसरे को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि चलो निकाह की तैयारी करते हैं, निकाह पढ़वाते हैं। जब निकाह पढ़वाने वाली बात आती है तो कुछ लोगों ने कहा पहले खाना खा लें, उसके बाद करेंगे। तभी जिम्मेदार लोग कहते हैं कि पहले निकाह पढ़वा लेते हैं, आराम से बैठ के इत्मीनान से, फिर खाना खाएंगे और बहुत सारी बातें भी करेंगे। कुछ इस तरह की बात इसी बीच में 30 साल की एक लड़की गाजियाबाद के ट्रोनीकर थाना क्षेत्र की पुलिस वालों को लेकर आती है और आने के बाद वो दूल्हे के सामने जोर जोर से चीखते हुए चिल्लाते हुए कहती है कि इस व्यक्ति ने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। 6 साल तक मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, मामा का बेटा है और उसके बावजूद भी निकाह किसी और से कर रहा है। जब ये बात उस लड़की ने ये बात कही तो फिर पूरी बारात में हड़कंप मच जाता है, हंगामा खड़ा हो जाता है और ये बात पूरी बारातियों में, घरातियों में चारों तरफ फैल जाती है। लोग जो खाना खा रहे थे छोड़ देते हैं, जो इधर उधर बात कर रहे थे वो भी बात छोड़ देते हैं और यहाँ आने के बाद उस लड़की को समझाने की तमाम कोशिशें कर रहे थे। लड़की ने साफ साफ मना कर दिया। उसने कहा कि मैंने पहले ही बोला था इसको कि अगर ये निकाह किसी और से करेगा तो बारात में पुलिस लेके आऊंगी और हंगामा भी करूंगी और बारात किसी भी कीमत पर यानी कि निकाह नहीं होने दूंगी। इस तरह की बात थी और जब ये बात लड़की यानी कि दुल्हन तक पहुंच जाती है तो दुल्हन भी शादी करने से साफ इनकार कर देती है, ये कहते हुए कि इस बात में कुछ तो सच्चाई रही होगी, इतनी बड़ी बात यहाँ पर आके किसी की हंगामा करने की हिम्मत नहीं है। जब ये बात सुनी जाती है दुल्हन अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के सीधा घर पहुंच जाती है और साफ साफ इनकार कर देती थी कि मुझे ये निकाह नहीं करना है। अब इसके बाद वो पुलिस जो आई थी गाजियाबाद से दूल्हे को अपने साथ लेके चली जाती है। दूल्हे को जब साथ लेके चली जाती है, दुल्हन का जो पिता होता है वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन यानी कि सैद नगली में जाता है और जाने के बाद दूल्हे के परिवार वालों पर एक एफआईआर दर्ज करा देता है कि उन्होंने हमसे बहुत सारी बातें छुपाई थी, इसलिए इस मामले में धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कर लीजिए। पुलिस वालों ने एफआईआर दर्ज कर ली और ये बात सोशल मीडिया पर दिन भर तैरती रही। हर किसी के मोबाइल में इस बात की चर्चा होती रही। इसी बात को दूल्हा नहीं चाहता था कि उसकी इज्जत, उसके परिवार की इज्जत तार-तार हो, लेकिन ये इज्जत तार-तार हो जाती है। हर जगह इस बात की चर्चा हो जाती है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में इसी इज्जत को तार-तार होने से बचाने के लिए एक व्यक्ति ने कत्ल कर दिया। जब कत्ल करता है तो ये सोचकर करता है कि कोई सबूत नहीं है और वाकई कोई सबूत था भी नहीं। लेकिन जिसका कत्ल हुआ था, कत्ल से पहले ही वो कातिल का नाम अपने एक कागज के पन्ने पर लिख के चला गया था और पुलिस को वहीं से एक ऐसा सुराग मिलता है जिसको सुनने के बाद आप लोग भी हैरान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर आप सच्ची घटना एवं सच्ची कहानी की जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से करीब 15 किलोमीटर दूर एक थाना लगता है जिसका नाम है थरवई। थरवई थाना क्षेत्र में एक गांव लगता है जिसका नाम है लखरावा और ये बात है 15 नवंबर 2025 की सुबह लगभग 8 साढ़े 8 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। खेतों की तरफ कुछ बच्चे थे जो सुबह सुबह अपने टहलने के लिए जा रहे थे और बच्चों की नज़र 2 कुत्तों पर पड़ जाती है। एक कुत्ते के हाथ मुंह में इंसान का कान होता है और दूसरे कुत्ते के मुंह में कुछ इंसान के बाल होते हैं। बालों की लंबाई को देख के साफ अंदाजा लगाया जा रहा था जैसे किसी महिला के या किसी लड़की के बाल हों, लेकिन कान किसका है बस ये जानने के लिए उन बच्चों ने उन कुत्तों की तरफ देखा। जहां आसपास का जो एरिया था उन्हें भी देखना शुरू कर दिया। पास में ही उन्हें एक गड्ढा दिखाई देता है। गड्ढे में जब जाके वो देखते हैं तो एक हाथ था जो दिख रहा था, साथ ही एक सर है जो दिखाई दे रहा था। बच्चों ने जोर जोर से चीखे चिल्लाना शुरू कर दिया। उन बच्चों की चीखों को सुनने के बाद आसपास के लोग वहां पर जुड़ जाते हैं और देखते ही देखते करीब हजारों की संख्या में लोगों का यहां जमघट लग जाता है। जहां जहां तक ये बात फैल रही थी वहां वहां तक आसपास के गांव के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं ये जानने के लिए कि आखिरकार क्या मामला है। पुलिस मौके पर आती है। जो थाना प्रभारी होते हैं थरवई के संतोष कुमार पांडे, एसीपी चंद्रपाल सिंह, ये मौके पर पहुंच जाते हैं भारी पुलिस बल के साथ। साथ ही फॉरेंसिक टीम को बुलवाया जाता है, डॉग स्क्वाड को बुलवाया जाता है, ये देखने के लिए, पड़ताल करने के लिए कि आखिरकार ये लाश किसकी है, कत्ल किसने किया है, क्यों किया है। इन सभी सवालों का जवाब जानने की कोशिश कर रहे थे और देखते ही देखते बड़ी संख्या में गांव वाले इकट्ठा होते चले जाते हैं। आखिरकार पुलिस ने इस लाश को कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के बाद
ये तमाम कोशिशें की कि ये लाश है किसकी और किसने इसका कत्ल किया है। तो लेकिन घंटे दर घंटे बीत रहे थे, लेकिन पुलिस को शिनाख्त करने में बड़ी परेशानी हो रही थी, दिक्कत हो रही थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि पहले गला दबाया गया है, उसके बाद किसी धारदार हथियार से चेहरे पर, गले पर, सर पर एक के बाद एक कई बार किए गए हैं। लेकिन ये कत्ल किसने किया है? तभी पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाती है और लगभग 3 टीमों का गठन कर देती है और 3 टीमों का गठन करने के बाद ये घटनाक्रम सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। साथ ही जितने भी आसपास के थाने थे, चाहे फामऊ हो, थरवई हो, फूलपुर हो, सोराम हो, नवाबगंज हो या होलागढ़ हो, मऊ, आईमत, हर थाने में सूचना भेजी जाती है। पूरे प्रयागराज में सूचना भेज दी जाती है कि लगभग या तो इस लड़की की उम्र 20 साल है या 25 साल के आसपास की एक लड़की है, हमें लाश मिली है, लाश सड़ी हुई नहीं है, 2-3 दिन पुरानी ही लाश है। जहां भी कहीं कोई ऐसी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई हो, आके हमसे संपर्क करे। पुलिस वालों ने भी अपनी तरफ से कोशिश करना शुरू कर दिया, लेकिन कोई ऐसी जानकारी मिल नहीं पा रही। हालांकि जब वक्त आगे बढ़ रहा था, तभी कैंट थाना क्षेत्र से एक परिवार आता है और परिवार आने के बाद पुलिस से संपर्क करता है, कहता है कि साहब, ये हमारी भतीजी है और जिसका नाम साक्षी है, जिसकी उम्र लगभग 17 साल के आसपास है। कटरा के पास एक इंटर कॉलेज है, वहाँ पर ये कक्षा 11वीं की छात्रा है और इसके जो मूल निवासी है वो सोराब क्षेत्र का एक गांव लगता है। इसके पिता मुंबई में ड्राइवर की नौकरी करते हैं, साथ ही एक भाई है इसका और ये 3 बहनें हैं। ये कुछ दिन पहले ही उसकी जहाँ पर रहती है उसके चाचा लगते हैं। चाचा की जो पत्नी यानी कि उसकी चाची है, वो अक्सर बीमार रहती है। बस उसकी देखभाल के लिए किसी बालक की ज़रूरत थी, इसलिए साक्षी को घर 3 साल पहले लाया गया था और यहीं रह के वो पढ़ाई भी कर रही थी। लेकिन अचानक से 10 नवंबर 2025 की सुबह लगभग 8:30 बजे के आसपास गई तो थी स्कूल को कह के, लेकिन स्कूल पहुंच नहीं पाती है और जब घर वापस लौट के नहीं आती है तो हमने हर जगह उसको तलाश करने की कोशिश की। तभी नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और जाके कहते हैं कि साहब, हमारी बेटी गायब हो गई है। साक्षी जिसका नाम है, पूरा उसके बारे में जानकारी दी थी, उसके बाद वो मिल नहीं रही है। हालांकि पुलिस ने जिस तरह से गुमशुदगी के मामले को पुलिस गंभीरता से नहीं लेती है, इस मामले को पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया और पुलिस ने ये अंदाजा लगाया कि 17 साल की लड़की है, अचानक से कहीं लापता हो गई होगी, कहीं चली गई होगी। लेकिन पुलिस ने कोशिश नहीं की। आखिरकार पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। कोशिश कर रही थी जहां पर उस लड़की की लाश मिलती है, यानी कि थरवई थाना क्षेत्र के लखराबा के बगीचे में उसकी लाश मिलती है। वहां से लगभग 1.5 या 2 किलोमीटर देवरिया एक गांव लगता है जो कि कानपुर बनारस हाईवे पे लगता है। वहां पर उस लड़की का स्कूल का जो बैग था वो बैग मिल जाता है। अब उस स्कूल के बैग में पुलिस के पास पहुंच जाता है। किसी ने भी राहगीर ने यह सूचना दी और सूचना देने के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो स्कूल के बैग के अंदर उस लड़की का आधार कार्ड मिलता है, उसमें शीशा मिलता है जिसमें वो अपना चेहरा देखा करती थी, उसमें कुछ ऐसा मेकअप का सामान मिलता है, उसी में ही एक सिंदूर की डिब्बिया रखी हुई थी, साथ ही उसमें कॉपी रखी थी, उसमें किताबें रखी थी। पुलिस ने अब इसे देखने की कोशिश की, लेकिन वहां से पुलिस को क्या पता चल रहा था। 36 घंटे से ज्यादा का समय बीत जाता है। आखिरकार पुलिस ने उसके बैग के एक एक चीज को बड़े गौर से देखना शुरू कर दिया। सिंदूर की डिब्बी से अंदाजा लग गया था कि कुछ ना कुछ तो बात है, ये मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ ही है। लेकिन प्रेम प्रसंग अब उस लड़की के घरवालों से पूछा जाता है तो कहते हैं कि हाँ, इसके पास एक मोबाइल है, लेकिन उसमें सिम कार्ड नहीं था, बल्कि घर में ही जो वाईफाई लगा हुआ था उसी से ही कांटेक्ट में। पुलिस ने उसके जो मोबाइल था उसको भी खंगालना शुरू किया। पुलिस को वहां से भी कोई सुराग नहीं मिलता है, कोई संपर्क हाथ में लगता है कि क्या करें। आखिरकार पुलिस लगातार आगे बढ़ रही थी, कोशिशें कर रही थी। इसमें काबिल ऑफिसर थे जो जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। आखिरकार उस लड़की की जो बैग में किताबें मिलती हैं, कॉपी मिलती है। अब उस कॉपी किताब के एक एक पन्ने को बड़े गौर से देखा जा रहा था, पलटा जा रहा था। तभी 14वें नंबर पेज पर, यह कॉपी थी, 14वें नंबर पेज पर एक नाम लिखा था, दीपक। बहुत ही छोटे से महीन से अक्षरों में लिखा हुआ था। उसके बाद फिर जब वहां से लगता है कि शायद कुछ ना कुछ बात रही होगी, परिवार वालों से पूछा जाता है कि क्या किसी दीपक नाम के लड़के को जानते हो। उसके क्लास के बच्चों से पूछा जाता है कि क्या किसी दीपक नाम के लड़के को जानते हो। सब ने मना कर दिया कि हम किसी दीपक को नहीं जानते। तभी पुलिस ने फिर से उस कॉपी को देखना शुरू कर दिया। 16वें नंबर पेज पर एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था, बहुत ही छोटे से महीन से अक्षरों में। आखिरकार पुलिस की उम्मीद की एक किरण जागती है
उस नंबर को जब सर्विलांस पे लगाया जाता है, उस नंबर को जब ट्रेसिंग पे लगाया जाता है, तो उस नंबर को देखा तो बंद आ रहा था, लेकिन वो नंबर इसी इलाके में, जिस इलाके में लाश मिलती है, उसी इलाके में घूम रहा था, गया था। अब बार बार जब पुलिस इस लाश को उठा रही थी, तब भी वो नंबर उसी इलाके में था। आखिरकार पुलिस ने जब उसके बारे में पता करने की कोशिश की है, तो ये हर्षवर्धन सिंह यादव उर्फ दीपक कुमार, जिसकी उम्र लगभग 26 साल के आसपास होती है, उसके बारे में पुलिस ने जानकारी जुटाने की कोशिश की तो ये पता चलता है कि वो 2018 में सेना में भर्ती हुआ था और जम्मू और कश्मीर में उसकी पहली पोस्टिंग हुई थी। अप्रैल 2025 में पटियाले में उसको ट्रांसफ़र हो जाता है और वो इंस्टाग्राम पर एक लड़की यानी कि संपर्क में आया था। ये जो थरवई थाना है, उसके थरवई के पास में संगू एक जगह गांव लगता है, वहां का वो रहने वाला होता है। आखिरकार पुलिस ने जब उसकी घेराबंदी की, उसके लिए जाल बिछाया, तो पुलिस के जाल में वो फंस जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछा जाता है कि क्या बात है, तुम इस लड़की को जानते थे कि नहीं जानते थे। कुल मिला के वो पुलिस के लड़की ने साफ साफ कहा कि अगर तुमने ये शादी नहीं तोड़ी, अगर आगे बात कहानी आगे बढ़ाई तो देख लेना, मैं बारात में जाऊंगी और पूरी तरह से हंगामा खड़ा कर दूंगी। शादी तुम्हें मुझसे ही करनी चाहिए और इस शादी को तुम तोड़ दो। लड़की ने जब ये बात कही तो लड़का डर जाता है, घबरा जाता है। आखिरकार 8 नवंबर 2025 को फौजी छुट्टी पर अपने घर आया था क्योंकि उसे शादी करनी थी। तभी उसने उस लड़की को समझाने की कोशिश की, चैटिंग पे बार बार कोशिश कर रहा था, लेकिन लड़की ने साफ साफ एक ही रट पकड़ रखी थी, शादी तो तुम्हें मुझसे करनी ही पड़ेगी। आखिरकार उस फौजी ने दिमाग लगाया और दिमाग लगाने के बाद अपने लिए एक कहीं से चाकू की व्यवस्था की और 10 नवंबर 2025 को उसने लड़की को कहा मैसेज करके इंस्टाग्राम पर कि मिलना है, और मिलने के लिए उसने बालसन चौराहा पर बताया, मैं वहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। लड़की जैसे रोज़ निकलती थी स्कूल के लिए, विद्यालय के लिए, वैसे ही निकलती है, लेकिन वो उस दिन विद्यालय नहीं जाती बल्कि अपने प्रेमी से मिलने के लिए पहुँच जाती है बालसन चौराहे पर। वो पहले से ही वहाँ पर अपनी मोटरसाइकिल लेके खड़ा हुआ था। यहाँ से वो अपनी मोटरसाइकिल पे बिठाता है और आज़ाद पार्क पहुँचते हैं। वहाँ 2 टिकट लेते हैं। 2 टिकट लेने के बाद करीब 2.5 घंटे तक बैठे रहते हैं। ये फौजी उस लड़की को बार बार समझा रहा था, कह रहा था कि देखो शादी नहीं हो सकती, तुम्हारी जाति अलग है, मेरी अलग है, मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम मुझसे छोटी हो, तमाम तरह की बातें करने लगती है। लेकिन 5 घंटे के बावजूद भी उस लड़की ने एक ही जिद पकड़ रखी थी, शादी तो तुमसे ही करनी है। यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद ये भारद्वाज आश्रम पहुँचते हैं और वहाँ जाने के बाद लगभग 2.5 घंटे रहते हैं। 2.5 घंटे में भी यही समझाया जाता है, फिर भी वो साफ साफ इनकार कर देती है। लड़की वो इनकार कर देता है। लड़की कहती, मैं देखो सिंदूर भी लेके आई हूँ, आज तो तुमसे शादी करनी ही करनी है, सब कुछ छोड़ छाड़ के से तुम्हारे लिए चली आई। आखिरकार उस लड़के को लगता है कि चलो ठीक है, कुछ करते हैं। तभी वो सोबतिया बाकी से होते हुए शास्त्री पुल से अंधवा और अंधवा से सैसो से थरवे की तरफ जाता है, ये कहते हुए कि चलो मैं तुम्हें अपने पापा और माँ से मुलाकात कराऊंगा, वहीं गांव के पास में एक मंदिर है, वहीं आराम से शादी करेंगे। जैसे गांव आने वाला था, गांव उसका था कुसुंगर, उसे लगभग 700 मीटर पहले रुक जाता है। अंधेरा तब तक हो चुका था। दूर से दिखाता है, देखो वो मंदिर रहा, बाग में लेके जाता है और बाग में ले जाने के बाद उस लड़की को समझाने की कोशिश कर रहा था। फिर भी लड़की ने कहा शादी तो तुमसे ही करनी है। मौका पाता है, उसका चुन्नी से गला दबाता है। चुन्नी से गला दबाने के बाद लड़की बेहोशी कैसी हालत में पहुंच जाती है। जो चाकू अपने साथ लेके आया था उससे उसने उस लड़की के चेहरे पर, गर्दन पर, उसके सर पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। और वो जब लड़की मर जाती है, उसे इत्मीनान हो जाता है कि हाँ ये मर चुकी है। तभी उसी के कपड़ों से उसके पैरों को बांध देता है और यहाँ से वो जाता है सीधा मंदिर पर। मंदिर पर उसे पता था कि फावड़ा कहाँ रखा होगा, उसे किसी को कोई देख नहीं पाएगा। मौका पाती वहाँ से फावड़ा लाता है, बगीचे में गड्ढा खोदता है और गड्ढा खोदने के बाद उस लड़की को वहीं दफन कर देता है। ये सोचकर कोई मोबाइल नंबर से संपर्क नहीं होता था, इंस्टाग्राम पर पुलिस कहाँ पहुँच पाएगी, लेकिन पुलिस उसने अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए थे। वो 10 तारीख को कत्ल करता है रात को और 11 में भी पहुंचता है, 12 में भी पहुंचता है, 13 में पहुंचता है, 14 में पहुंचता है। रोज़ पहुंच रहा था ये देखने के लिए कि लाश अपनी जगह ठीक है कि नहीं है, लेकिन 15 में उसके पहुंचने से पहले ही पुलिस पहुंच जाती है। वहां पर हज़ारों लोगों का जमघट लगा हुआ था। वो अपनी आंखों से देख रहा था ये सब कुछ पुलिस की कार्रवाई होते हुए। उसे लग रहा था कि कभी पकड़े नहीं जाएंगे, इसलिए उसने अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लिया था। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जिस बैग को वो हाईवे के किनारे फेंक रहा है, काश उसने उस बैग को भी वहीं दफना दिया होता या कुछ कर दिया होता। कुल मिला के उसे पकड़ा तो घर जाना ही था।
उसमें उस बैग में कॉपी थी, कॉपी के अंदर एक नाम लिखा था, नाम के साथ साथ उसमें मोबाइल नंबर लिखा होता। पुलिस उस कातिल तक पहुंच जाती है, पुलिस उस कातिल को गिरफ्तार करती है, यानी कि फौजी को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज देती है। अब उसके भविष्य में शादी तो क्या हो पाएगी, नौकरी भी जाएगी और साथ ही इज्जत भी गई। साथ ही उस लड़की के लिए 1 साल का इंतजार करना था। हो सकता है परिवार वालों को मना लेता, बातचीत कर लेता, या उस लड़की के माँ बाप से ही कह देता, या उसके जहाँ पर वो अपने चाचा के साथ रहती थी वहाँ जाके कह देता। लेकिन इतनी छींछा लेदर शायद उसकी जो हुई है समाज में और पूरी फौज में, ये शायद कभी नहीं होती। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको बताना है इस तरह के झूठ मूठ के प्रेम जो आजकल इंस्टाग्राम के माध्यम से चल रहे हैं, उनकी जो बुनियाद है, भली ये लगता होगा बहुत गहरी होगी, लेकिन वो सतह पर टिकी होती हैं। और वो जो बुनियाद सतह पर टिकी होती हैं, वो कभी बिल्डिंग खड़ी नहीं होती है, वो जल्दी से तहस नहस हो जाती हैं।